नमस्कार, मुंबई सीएसटी से मैं सोहित मिश्रा सिटी एक्सप्रेस शो लेकर आपके सामने हाजिर हूं। शो की हम शुरुआत करेंगे उत्तराखंड की खबर के साथ, क्योंकि उत्तराखंड में हिमस्खलन ने भारी तबाही मचाई है। हिमस्खलन के वजह से चमोली में ऋषिगंगा नदी में बाढ़ आई और ऋषिगंगा पावर प्रोजेक्ट बह गया है। अब तक 10 लोगों की मौत हो चुकी है, तो वहीं कई लोग अब भी लापता हैं। उत्तराखंड के मुख्य सचिव ने 100 से 150 लोगों के मारे जाने की आशंका जताई है। अब भी लगातार राहत और बचाव का काम जो है दिन भर हुआ है, कल भी इसे जारी रखा जाएगा। मौके पर आईटीबीपी के सैकड़ों जवान मौजूद हैं, तो वहीं एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम भी वहां पर पहुंच चुकी हैं। उत्तराखंड के चमोली जिले में रविवार सुबह करीब 10 बजे अचानक ऋषिगंगा नदी का ये विकराल रूप दिखाई दिया। देखते ही देखते नदी ने अपने भयानक प्रवाह से रास्ते में पड़ने वाले ऋषिगंगा पावर प्रोजेक्ट को तबाह कर दिया। 11 मेगावाट के इस पावर प्रोजेक्ट में उस वक्त कई लोग पावर हाउस और सुरंग के आसपास काम में जुटे थे। इससे पहले कि वो संभल पाते, वो सभी नदी के प्रवाह में समा गए। सब कुछ इतनी तेजी से हुआ कि आसपास के लोगों की उन्हें चेतावनी देने की कोशिशें नाकाम रही। नहीं, उनको आवाज दी भागो भागो। मेरी नजर पहुंच गई थी ऊपर, मैंने कहा भागो भागो उमर। तो साहब वो थोड़ा प्लेन्स पे थे, तो भाग नहीं पाए। मैं पहाड़ का बंदा था, तो मैंने अपनी हिम्मत के तो बांध के ऊपर चढ़ते गया। तो मैंने पीछे देखा तो मेरे जो बंदे थे वो भी फ्लड हो गए थे। ऋषिगंगा नदी के साथ आया हजारों टन मलबा आसपास के इलाके में फैल गया और कई मजदूर उसके अंदर दब गए। कुछ देर पहले का पूरा मंजर ही बदल गया। यहाँ का भी प्रोजेक्ट हुआ करता था, ये सब बह गया। ये पुल था सामने, ये पुल बह गया है। ये रैणी को और पार उसे जोड़ता हुआ पुल था, ये बह गया है। इस सीमा की ओर जाती हुई सड़क है, जो नीति मलारी रोड और ये बीच में पुल। तो अब ये नीति जो सड़क है वो भी पूरी जोशीमठ से और पूरे क्षेत्र से कट गया। हाँ, यहाँ सामने तो घर थे लोगों के, सामने पूरी बस्ती थी। ऋषिगंगा नदी का ये विकराल रूप यहाँ से आगे बढ़ा तो कुछ किलोमीटर आगे धौलीगंगा के पानी के साथ मिलकर उसकी ताकत बढ़ी और उसने तपोवन पावर प्रोजेक्ट को अपनी चपेट में ले लिया। इस प्रोजेक्ट के निर्माण का काम अभी चल ही रहा है। ये तपोवन बाजार, तपोवन शहर। ये सामने नंदा देवी है, जहाँ से ग्लेशियर बह करके आया है, जिसकी वजह से नुकसान हुआ है। अचानक आई इस बाढ़ ने किसी को संभलने का मौका नहीं दिया। ऋषिगंगा और तपोवन पावर प्रोजेक्ट्स में जन धन की भारी हानि हुई। अब जो हमारे रैली ब्रिज हैं, उस तरह के कुछ यहाँ पर भेजेंगे। जल्दी से जल्दी कोशिश होगी कि जो लोग अभी एक तरह से फंस गए हैं तो उनको मदद पहुँचाई जाए। एनडीआरएफ मार्च कर चुकी है, उसके बाद आईटीबीपी के आदमी पहुंच चुके हैं वहाँ पर। हमारी जो एसडीआरएफ की टीम है वो पहुंच चुकी है और सारी जगह रेड अलर्ट हो चुका है। सर, कैजुअलिटीज का एक बार बता दीजिए, टोटल कैजुअलिटी जो है 100 से 150 के बीच है। संपूर्ण घाट क्षेत्र को प्रतिबंधित कर दिया गया है। हादसे के तुरंत बाद निचले इलाकों को खाली करा लिया गया, लेकिन नदी ने निचले इलाकों में कई जगह घरों और खेतों को काफी नुकसान पहुंचा दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तुरंत घटना की जानकारी ली और राहत और बचाव का काम तेज करने के निर्देश दिए। मैं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री श्री त्रिवेंद्र रावत जी, भारत सरकार के गृह मंत्री श्री, एनडीआरएफ के अफसर, उन सबसे निरंतर संपर्क में हूं। वहां पर राहत और बचाव का कार्य पुरजोश करने का प्रयास चल रहा है। जोशीमठ से तुरंत राहत और बचाव के लिए आईटीबीपी के सैकड़ों जवान मौके पर पहुंचे। देहरादून और गाजियाबाद से एनडीआरएफ की टीमों को मौके पर रवाना किया गया। immediately
हमने देहरादून से एनडीआरएफ की एक टीम फुल्ली इक्विप्ड जो हर तरह से रेस्क्यू करने के लिए इक्विप्ड है उसको तुरंत रवाना कर दिया। इसके अलावा यहाँ से गाजियाबाद की बटालियन से भी एक टीम तैयार करके भेज दी गई। शाम 6 बजे तक 7 लोगों को मलबे से जिंदा निकाला जा चुका था। 10 लोगों के शव बरामद हो चुके थे, लेकिन कई लोग अब भी मलबे में दबे हुए हैं, जिन्हें निकालने की कोशिशें जारी हैं। ऋषि गंगा पावर प्रोजेक्ट से अतुल सती के साथ दिनेश मानसेरा और सुशील बहुगुणा की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। कृषि कानून के खिलाफ किसानों का आंदोलन पिछले 74 दिनों से जारी है। अगर सिंघू बॉर्डर की बात करें तो पुलिस ने सिंघू बॉर्डर पर पहुंचने वाले सभी छोटे बड़े रास्तों को पूरी तरह से बंद कर दिया है। हालांकि प्रदर्शन स्थल पर इंटरनेट सेवा जरूर शुरू की गई है, लेकिन पीने के पानी और टॉयलेट जैसे मूलभूत सुविधाओं को लेकर किसान परेशान हैं। दिल्ली के सिंघू बॉर्डर पर पहले की तरह सुरक्षा बलों ने किलेबंदी की हुई है। किसानों तक पहुंचने के सभी छोटे बड़े रास्ते बंद हैं। राहत की बात यह है कि कई दिन बाद इंटरनेट चालू कर दिया गया है, लेकिन जरूरी सुविधाएं जैसे पानी की समस्या है। पंजाब से पानी के टैंकर आ रहे हैं। टॉयलेट ना होने की वजह से महिलाओं को परेशानी हो रही है। ये सर यहाँ पे पानी की थोड़ी, जब शुरू से आए थे ना तब यहाँ पे कमी थी थोड़ी पानी की, तो हम लंगर के लिए अपना पानी स्टोरेज के लिए अपना टैंकर लेके आए थे ताकि हम पानी स्टोर कर सकें। हम अपना लेके आते थे 20 किलोमीटर पीछे से पानी लेके, ये 2 दिन टैंकर चल जाता था हमारा। उसके लिए लेके आए हैं, पानी की स्टोरेज के लिए टैंकर लेके आए। ये 20,000 लीटर का टैंकर है। इस एरिया में सर जी सारा कुछ सब ठीक है, लेकिन एक बाथरूम का कोई सिस्टम नहीं है। लेडीज वास्ते चाहे बंदे वास्ते बड़ी परेशानी है। तमाम परेशानियों के बीच किसान सिंघू बॉर्डर पर आंदोलन कर रहे हैं। बिहार और पंजाब से आए 2 लोगों ने आसपास रहने वाले गरीब बच्चों के लिए छोटा स्कूल शुरू किया है। आसपास रहने वाले गरीब परिवारों के बच्चे यहाँ लंगर में खाना खाते हैं और पढ़ाई भी करते हैं। स्कूल की बात यह है कि यहाँ के आसपास के बच्चे हैं जो, तो इस आंदोलन की वजह से उनको बहुत परेशानी हुई है। नेट बंद हो गया है, तो यहाँ के आसपास के बच्चे यहाँ पढ़ने भी चले आते हैं और पास में लंगर की सुविधा भी है, तो इनका लंगर भी हो जाता है। तो नाश्ते का मिड डे मील भी हो जाता है इनका, और जो है पढ़ाई भी हो जाती है इनकी। इनको हम लोग कॉपी भी देते हैं, ये सारे पेंसिल भी हम देते हैं। तो हम लोग ये 2 घंटे की हम इनको पढ़ाते हैं। और हमारे पास ये लाइब्रेरी भी है, तो यहाँ जो जिनको पढ़ना होता है तो आके बैठ के पढ़ भी सकते हैं। बेटा क्या नाम है आपका? इमराना। और कौन सी क्लास में पढ़ती हैं आप? मैं 2वीं। 2 में पढ़ती हैं। तो आपका स्कूल तो बंद चल रहा है अभी? हाँ जी। कब से बंद चल रहा है? बहुत दिन हो गए। बहुत दिन हो गए। अच्छा, तो अब यहाँ पर ये स्कूल में आप क्या सीख रही हैं? ABCD। किसान नेताओं का कहना है कि वो बातचीत के लिए तैयार हैं, लेकिन सरकार बातचीत का माहौल बनाए। किसान जब भी डेढ़ सरकार ने दी है, जितनी बातचीत आज तक हुई है, जब सरकार ने कोई टाइम रखा, एजेंडा रखा, प्लेस रखी, तो हम जरूर गए हैं। ये सारे जो स्टेप्स ले रहे हैं ये गलत है, अनडेमोक्रेटिक है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। इनको वापस लें, गलबात का माहौल पैदा हो जाए, क्योंकि नेगोशिएशन से जो मामला हल होगा उसके लिए हम जरूर जाएंगे। किसान नेताओं का दावा है कि अभी 29 किसान लापता हैं। वहीं भिवानी दादरी टोल प्लाजा पर किसानों की महापंचायत हुई। वहां राकेश टिकैत, दर्शन पाल समेत कई किसान नेता पहुंचे। इनको ये जापान की सरकार है, कहावत है मेरे गाँव की। हमारे गाँव में कहावत है कि व्यापारी चमड़ी दे देगा, दमड़ी नहीं देगा। ये भूख के सौदागर है। जितनी भूख लगेगी अनाज की उतनी ही कीमत बढ़ाएंगे। अनाज तिजोरी में बंद नहीं होगा। ये जन आंदोलन है, ये फेल नहीं होगा। सरकार नए कृषि कानून के फायदे गिना रही है, जबकि किसान इसे काला कानून बता रहे हैं। फिलहाल गतिरोध बरकरार है। नई दिल्ली से कैमरामैन सुधीश कुमार के साथ मैं मुकेश सिंह, एनडीटीवी इंडिया। पश्चिम बंगाल के चुनावी रण में आज प्रधानमंत्री मोदी ने जोर लगाया। हल्दिया में उन्होंने एक रैली को संबोधित किया। इस रैली में उन्होंने केंद्र सरकार की ओर से राज्य में किए गए कामों को गिनाया। साथ ही साथ ममता बनर्जी पर वो जमकर बरसे। उन्होंने कहा कि 2011 में राज्य की जनता ने बड़ी उम्मीदों के साथ ममता बनर्जी को चुना था, लेकिन लोगों को निराशा ही हाथ लगी है। 2011 में पूरे देश की नजरें बंगाल पर थी। लेफ्ट की हिंसा
भ्रष्टाचार का जर्जर किला ढहने की कगार पर था, उस समय ममता दीदी ने बंगाल से परिवर्तन का वादा किया। उनके इस वादे ने पूरे देश का ध्यान खींचा। लोगों ने भरोसा किया। बंगाल ममता की आस लेके जी रहा था, लेकिन 10 साल उसे निर्ममता मिली। तो वहीं सिटी एक्सप्रेस में फिलहाल वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कि किस तरह से चेन्नई से अगवा किए गए एक नौसैनिक को मुंबई से सटे पालघर में जले हुए हालात में पाया गया। सूरज दुबे नामक एक नौसैनिक को 30 जनवरी को चेन्नई एयरपोर्ट से अगवा कर लिया गया था, जिसके बाद 5 फरवरी को उन्हें जले हुए हालात में मुंबई से सटे पालघर जिले में पाया गया। बाद में उन्हें अस्पताल में भर्ती किया गया, जहां पर उनकी मौत हो गई। पुलिस ने इस मामले की जांच शुरू कर दी है। 5 फरवरी को मुंबई से सटे पालघर में नौसैनिक सूरज दुबे को जली हालात में देखकर गांव वालों ने पुलिस को इसकी सूचना दी, लेकिन अस्पताल में इलाज के दौरान सूरज की मौत हो गई। पुलिस की ओर से पूरे मामले की जांच जारी है। अब तक मिली जानकारी के अनुसार 30 जनवरी को सूरज दुबे को चेन्नई से अगवा किया गया था। 3 अज्ञात लोगों ने बंदूक के दम पर उन्हें अगवा किया और बाद में 5 तारीख को पालघर में उन्हें जला दिया। इस मामले में 10 लाख की फिरौती मांगे जाने की बात सामने आई है। जांच में पुलिस ने पाया कि सूरज ने कई लोगों से कर्ज लिया था। हत्या का मकसद क्या है, इसकी जांच जारी है और पुलिस को उम्मीद है कि सूरज के फोन से उन्हें कई सारे सुराग मिलेंगे। हमने अलग अलग टीम तैयार की थी और ये अलग अलग टीम ने इन्वेस्टिगेशन किया है, फैमिली के साथ इंक्वायरी किया है, उनके बैचमेट्स, उनके ऑफिसर्स, INS अग्रणी के कमांडिंग ऑफिसर, INS अश्विनी के मेडिकल ऑफिसर्स, ये सब लोगों के साथ हमने इंक्वायरी की है। सूरज के परिवार वाले न्याय की मांग कर रहे हैं, तो वहीं बीजेपी ने इस मामले में महाराष्ट्र सरकार को घेरने की कोशिश की। किसी तरह मेरे बेटे को न्याय दिया जाए। बयान दे के मरा है कि मुझे अपहरण करके 3 दिन चेन्नई में रखा है, पैसा मांग रहा था। अच्छा। और इसके बाद यहाँ पर चेन्नई में से यहाँ पालघर में लाके जंगल में जला दिया गया। जिस जवान ने अपने प्राण खोए हैं, उसे निर्ममता से मारा गया है, उन्हें कब न्याय मिलेगा? महाराष्ट्र सरकार को उन्हें न्याय देना होगा। पुलिस का कहना है कि जांच में 10 अधिकारी और 100 जवान जुटे हुए हैं। अस्पताल में सूरज दुबे ने जो आखिरी बयान दिया था, उस आधार पर जांच जारी है। मुंबई से सोहित मिश्रा, NDTV इंडिया। सिटी एक्सप्रेस में आज फिलहाल इतना ही। आप मुझे, मेरे वीडियो जर्नलिस्ट राजेंद्र दयालकर और हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए NDTV इंडिया। नमस्कार।